आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मौसूल होने के बाद जम्मू समेत रियासत के तमाम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। आरपीएफ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बारीक बीनी से हर आने वाले और जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। एंट्री गेट आने वाले सभी मुसाफिरों को डिटेक्टर और सामानों की एक्सरे मशीन के जरिए चेकिंग से ही गुजारा जा रहा है। स्टेशन मास्टर अजय गुप्ता ने मुसाफिरों को घबराने और परेशान न होने के लिए कहा है। उन्होंने मुसाफिरों को यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस चाक चौबंद है और हर तरह की सूरत हाल से निपटने की अहलियत रखते हैं। धमकी भरा खत जम्मू रेलवे स्टेशन मास्टर के एड्रेस पर भेजा गया था और खत में रेलवे स्टेशन के अलावा मजहबी मकामात को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त। स्टेशन के लिए धमकी भरा खत मिलने के बाद ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि शरपसंद अनासर के जरिए ये धमकी दी गई है और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जम्मू रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया जाएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा खत मौसूल होने के बाद जम्मू समेत रियासत के तमाम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामिया एक्टिव हो गई है और सख्त इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी बारीक बीनी से हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। उसमें पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी है, लेकिन वो एक टिकट लगी है लेकिन स्टैंप नहीं है कोई इसमें। तो मैंने लिफाफा खोल के देखा है तो उसमें एक ना कोई हिंदी में धमकी दी हुई है तो कि जम्मू स्टेशन को हम उड़ा देंगे, जिहादियों का बदला लेंगे, उनकी आत्मा को शांति पहुंचेगी और दशहरा में हम तंग करेंगे, दिवाली में तंग करेंगे और जम्मू स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी हुई है। ये मुझे लगता है कि ये फेक मैसेज है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। रेलवे अपनी तरफ से यात्रियों की पूरी सुरक्षा करेगी, प्लस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो पुलिस, ये भी हमें पूरा सहयोग। तो इस वक्त हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य हमारे साथ जम्मू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, हम देख पा रहे हैं राजन, सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं और जो आम दिनों के सिक्योरिटी होती है उससे और इसको बेहतर किया गया है। ये आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाई है धमकी भरे खत के हवाले से और इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या सिक्योरिटी एजेंसियां इस पर कुछ जांच पड़ताल कर रही हैं? जी इमरान, मैं आपको बता दूं कि जो ये खत मिला है इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया गया है और जो सिक्योरिटी है खासकर रेलवे स्टेशन के अंदर की और बाहर की, उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों को भी चेक किया गया। हमने आज वहां जब मुआयना किया तो डॉग स्क्वाड भी वहां पे पहुंच चुका है। कोशिश यही है किसी भी तरह का चांस ना लिया जाए। इमरान, मैं आपको बता दूं, ये जम्मू रेलवे स्टेशन पे 2 बार पहले जो है इस मिलिटेंट अटैक हो चुका है, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह का चांस नहीं लेंगी और जितनी भी खासकर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल राजन, लेकिन क्या ग्राउंड पर वाकई वैसी सिक्योरिटी दिख रही है जो आम दिनों से कुछ अलग हो? और चूंकि ये बहुत हसास रेलवे स्टेशन है तो क्या यहाँ पर आम दिनों में भी सख्त सिक्योरिटी रखी जाती है? वो नजर आती है क्या आपको? आप कई बार स्टेशन गए हैं, वहां का जायजा भी लिया है। जी इमरान, देखिए इस तरह की सिक्योरिटी तो आम दिनों में नजर नहीं आती, लेकिन शाम के वक्त जब पीक आवर होते हैं, जब ज्यादातर जो ट्रेनें जाती हैं शाम के वक्त जम्मू से, जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ से जाते हैं वापसी, उस वक्त काफी खासी अच्छी जो है सिक्योरिटी होती है। लेकिन दिन के वक्त वहाँ हमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं दिखी अब तक। लेकिन अभी हमने दिन में भी देखा कि काफी जो है क्विक रिएक्शन जो QRT जिनको बोलते हैं उनको डिप्लॉयड कर दिया गया है ताकि जैसे ही कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो इमीडिएटली जो है एक्शन लिया जाए मिलिटेंट्स के खिलाफ। और उसके अलावा हम जी बाकी कश्मीर में भी और जम्मू में भी जो स्टेशन है बाकी, उन पर भी इसी तरह की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जी बिल्कुल इमरान, जिस तरह से यहाँ पे अभी जो म्युनिसिपल चुनाव है उसके बाद पंचायती चुनाव है, उसके मद्देनजर पहले से ही जो ये मिलिटेंट तंजीमें हैं ये काफी धमकियां दे चुकी है। और खासकर जम्मू में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें जोश दिखाया है और काफी कैंडिडेट ने अपने पर्चे भी जो नामांकन है वो भी दाखिल किए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हताशा इन जैसे लोगों में है क्योंकि इनके जो मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते नजर नहीं आते। कश्मीर घाटी में भी जो है जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट जाकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है पर्चे भरे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा है इनकी जो नकारात्मक पॉलिसी है। जी
बहुत शुक्रिया आपका राजन वैद्य इस पूरी बातचीत के लिए जम्मू से। और वादी में जुमे को अलहदगी पसंद लीडरों की जानिब से बुलाए गए बंद से आम जिंदगी मुतासर हुई है। श्रीनगर समेत कई हसास इलाकों में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक की सदारत वाले जीआरएल ने जुमेरात को श्रीनगर में एक शहरी के मारे जाने के बाद बंद की कॉल दी थी। एडमिनिस्ट्रेशन ने मोहम्मद यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया है और उन्हें श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस थाने में रखा गया है। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों में दुकानें, गाड़ियां, कारोबारी और तालीमी इदारे बंद हैं। हालांकि निजी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा सड़कों पर नजर आए। सरकारी दफातर, बैंक और डाकघरों में रोज के मुकाबले लोगों की मौजूदगी कम रही। इधर अनंतनाग में एनकाउंटर के बाद दूसरे दिन भी पाबंदियां नाफिज रहीं। एहतियातन कारोबारी और तालीमी इदारे बंद रहे। सड़कों पर गाड़ियां भी कम दिखी और ज्यादातर सरकारी और निजी दफ्तर भी बंद रहे। वाज़ेह है कि जुमेरात को शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान मकामी मिलिटेंट्स के मारे जाने के बाद इंतजामिया ने पाबंदियां नाफिज कर दी थी। वहीं लोग एहतियातन अपने घरों में ही रहे। इधर मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांदीपुरा के ओनागम इलाके का मुहासरा कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल और एसओजी के इलाके के एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट को अपने हिरासत में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फोर्स को मकामी लोगों की मजाहमत का भी सामना करना पड़ा है। तो बांदीपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना ऑपरेशन चला रखा है और मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांदीपुरा के ओनागम इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बट शहजाद इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद, ये जानना चाहेंगे आपसे, फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ इसमें अपडेट है? भट्ट शहजाद जी जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास ताजा खबर है? क्या सर्च ऑपरेशन जारी है और कितने मिलिटेंट्स के होने की इत्तला रही है? इमरान, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही ओनागम इलाके बांडीपुरा का इलाका है जहां पर फोर्सेस को इतला मिली थी कि मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। तो फोर्सेस और पुलिस ने ओनागम के इलाके को घेराबंदी की, तो घर घर तलाशियां जारी की। तो तलाशी के दौरान ही कुछ गांव के लोग लड़के बाहर निकले, तो उन्होंने फोर्सेस पे पथराव किया और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी, लेकिन मिलिटेंट्स गांव में नहीं मिले। इमरान, क्या सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है या अभी भी मुहासरा करके रखा गया है इलाके का? नहीं इमरान, बिल्कुल ही करीबन दो बजे के करीब ही इलाके का मुहासरा उठा लिया गया। जी, शुक्रिया आपका भट्ट शहजाद इस पूरी जानकारी के लिए। बांदीपुरा से तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन मिलिटेंटों की मौजूदगी वहां पर नहीं रही या नहीं मिल पाए, वो चकमा देने में कामयाब रहे, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का जो मुहासरा कर रखा था उसे वापस ले लिया गया है और अब फिलहाल जिंदगी अपने मामूल पर है। बल्दिया इंतखाब 2018 के लिए आज से तीसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी भी शुरू हो चुकी है। दूसरे मरहले के तहत वादी कश्मीर में कांग्रेस 89 जबकि बीजेपी के 25 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। वहीं पहले मरहले में जम्मू रीजन से कुल 1105 उम्मीदवार मैदान में हैं। बल्दिया इंतखाबात 2018 के लिए आज से तीसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी शुरू हो चुका है। 8 अक्टूबर को होने वाले पहले और 10 अक्टूबर को होने वाले दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी का अमल पूरा हो चुका है। गुज़िश्ता रोज बांदीपुरा की सुंबल म्यूनिसिपल काउंसिल में कुल 40 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इनमें बीजेपी के 11, कांग्रेस के 10 और 19 आज़ाद उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। इसी तरह बनिहाल के सभी 7 वार्डों में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होगा। यहाँ 4 खातून उम्मीदवार भी मैदान में हैं। जुमेरात को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार मागम से, 17 बांदीपुरा से, 15 बटमालू से, 13 चरारे शरीफ से, 10 सुंबल से, 8 बडगाम और 4 उम्मीदवारों ने हब्बा कदल से पर्चा दाखिल किया।
इसी तरह बीजेपी की जानिब से अनंतनाग और श्रीनगर के मुख्तलिफ वार्ड्स में 25 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। एंड सेकंड फेज जो पहला हमारा चैलेंज था, उसमें फर्स्ट फेज में टोटल हमारे जो कैंडिडेट सबमिट हुए हैं वो 154 के हमने सबमिट कर दिए बीजेपी की तरफ से। तो ये था फर्स्ट और सेकंड राउंड 200 के करीब थे। हाँ, 200 अबाउट, क्योंकि टोटल सेगमेंट्स हैं 525 जी। तो 525 में से हमारे अभी तक फर्स्ट और सेकंड राउंड के 154 बीजेपी की तरफ से क्लियर हुए, और थर्ड और फोर्थ राउंड तक हमारा टारगेट है कम से कम, कुछ सीट्स रह चुकी हैं तो लगभग 500 के करीब हमारा टारगेट है। कैंडिडेट्स हमारे पास हैं, बेसिकली फॉर्म भरने में और इनकी फॉर्मेलिटी करने में किसी जगह चूक हुई है, नहीं तो बीजेपी के पास हमने पहले 6 महीने मेहनत करके हमारे बराबर हर एक सेगमेंट पे कैंडिडेट्स थे। किसी जगह पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो बस यही मामला है, ऐसा कोई मामला नहीं है। पहले मरहले के लिए नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की तारीख आज खत्म हो चुकी है। इलेक्शन ऑफिस के मुताबिक स्क्रूटनी के बाद जम्मू रीजन के 1105 पेपर सही पाए गए हैं, जबकि नामुकम्मल होने की वजह से 11 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए कुल 476 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 335 मर्द और 141 खातून उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा 400 उम्मीदवार किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हैं। बीजेपी और कांग्रेस के 155 और रियासती पार्टियों के 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह जम्मू जिले की 7 म्यूनिसिपल कमेटी के लिए 327 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे मरहले के लिए भी कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। तीसरे मरहले में श्रीनगर के 6 से 15 और 38 से वार्ड नंबर 53 तक पोलिंग होनी है। इसके साथ ही शोपिया, त्राल, सोपोर, अवंतीपुरा, उड़ी, पट्टन, पहलगाम, अशमुकाम और शीर हमदान में भी आज से पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हुआ। तीसरे मरहले के लिए 13 अक्टूबर को पोलिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इधर दूसरे फेज के लिए होने वाले नॉमिनेशन के आखिरी दिन मुख्तलिफ मकामात पर उम्मीदवारों और उनके हामियों में काफी जोश देखा गया। म्यूनिसिपल कमेटी भदरवा में आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी के कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। वाज़ेह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने नॉमिनेशन की तारीख खत्म होने से 2 दिन कबल अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, और कांग्रेस उम्मीदवारों की पर्चा नामजदगी के दौरान MLC नरेश गुप्ता, जिला सदर मुजीब अली और साबिक चेयरमैन जावेद एजाज भी मौजूद रहे, और आखिरी दिन कुल 50 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। इनमें 15 खवातीन भी थीं। इस तरह कुल 65 उम्मीदवार बल्दिया इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि भदरवा म्यूनिसिपल कमेटी में कुल 13 वार्ड हैं, जबकि राय दहिंदगान की मजमूई तादाद 6793 है। इसी तरह मागम, बीरवा और कुंजेर में भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में भरपूर जोश और खरोश दिखाई दिया। तीनों म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए आखिरी दिन 21 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए। मागम म्यूनिसिपल कमेटी के 13 वार्डों के लिए आखिरी दिन 13 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। बीरवा म्यूनिसिपल कमेटी के लिए सिर्फ 1 पर्चा भरा गया, जबकि तनमर्ग म्यूनिसिपल कमेटी के 7 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। जुमेरात को जहां दूसरे मरहले की पर्चा नामजदगी का आखिरी दिन था, वहीं पहले मरहले में नाम वापसी का भी आखिरी दिन था। काजीगुंड, अच्छाबल और कोकरनाग में कुछ उम्मीदवारों ने इंतखाबी दौर से खुद को अलग कर लिया है। इनमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार शामिल थे। अच्छाबल में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा उठा लिया। इसी तरह काजीगुंड में 4 उम्मीदवारों ने खुद को इस रेस से अलग कर लिया। इनमें बीजेपी का भी 1 उम्मीदवार है। तो रियासत में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि जम्मू में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस और
नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इस इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही है, लेकिन अगर हम बात करें जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस की, ये इस तरह की नेशनल पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए कई चैलेंजेस हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को एक दूसरे के अलावा पार्टी के नाखुश उम्मीदवारों से भी मुकाबला करना है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्दिया इंतखाबात से बायकॉट के फैसले के बाद रियासत में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस समझा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा है नहीं, क्योंकि जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियों को अपने नाराज कारकुनान से भी मुकाबला करना है। दरअसल पार्टी के वर्कर्स का इल्जाम है कि पार्टी ने टिकट देने में गलती की है। उन्होंने नाअहल उम्मीदवारों को टिकट देकर मेहनत कश उम्मीदवारों की अनदेखी की है और नाराज उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपने ही पार्टी से दो हाथ करने को तैयार हैं। देखिए, पार्टी को देखना चाहिए ना, डिजर्व कैंडिडेट को देते, वो करके देते, फिर उनसे क्वेश्चन भी करते क्यों नहीं आपने काम किया। ये कहते हैं कि इनको सीट नहीं देनी है, हमारी सीट किसी लड़की को दी गई, वो 7-8 दिन से उसने बीजेपी ज्वाइन की, उसको सीट उन्होंने दे दी। कांग्रेस का टिकट न मिलने से नाखुश रजनी शर्मा बताती हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, बल्कि वार्ड नंबर 25, 18 और 16 में भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया गया। और पार्टी ने क्या किया, क्या देख के किया। आज भी मैं जब स्क्रीनिंग के लिए गई वहाँ पे इलेक्शन ऑफिस गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि क्या वार्ड नंबर 25, क्या वार्ड नंबर 18, क्या वार्ड नंबर 16 कैंडिडेट देख के मैं हैरान होगी। क्या देखे, एक मोहल्लादारी का ये इलेक्शन थी हमारी, इसमें कैंडिडेट चाहिए थे जो काम करें। मैंने तो ऑलरेडी पहले जब ये कॉर्पोरेशन की इलेक्शन नहीं थी ना, उसके बावजूद मैंने इस मोहल्ले में इतना काम कराया। आप फिर देख सकते हो इस मोहल्ले में, किसी से पूछ सकोगे मैं, और मेरे मोहल्ले के जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं ये सब मुझे देख के कह रहे थे कि आपको टिकट मिलनी, तो हमने खड़े नहीं होना। वहीं कांग्रेस वर्कर और रजनी शर्मा के शौहर ने टिकट बंटवारे में बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि पैसे देकर टिकटें खरीदी गई हैं। जैसा कि कांग्रेस का कल्चर रहा है, हम सोचते थे कि सिटिंग आदमी की कभी भी टिकट काटी नहीं जाती है, तो मैं इस उम्मीद में रहा। लेकिन अंदर ही अंदर से कुछ लोग ऐसे कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे या उन्होंने जोड़े हुए थे। मुझे लगता है या तो उन्होंने पैसा ले लिया, तो मेरा मैंडेट था जो दूसरे आदमी को दे दिया, दूसरी लेडीज़ को। अब जैसे कि ये बात लेडीज़ के लिए रिजर्व हो गई थी, तो मैंने अपनी जगह अपनी मैडम को खड़ा किया था और मैं 50% कांग्रेस का प्रचार भी कर चुका था। उसके बाद इन्होंने मेरा मैंडेट काट कर, मेरी मिसेज का मैंडेट काट कर किसी और को दे दिया है। बीजेपी वर्कर और वार्ड नंबर 34 की प्रेसिडेंट रानो देवी का इल्जाम है कि पार्टी ने जमीनी सतह पर काम करने वाले वर्कर्स को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले उम्मीदवार को टिकट दे दिया और जो लोग सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जी, मैं महिला मोर्चा से वार्ड नंबर 34 की प्रेसिडेंट थी। मैं सभी वार्ड का काम करवाती थी जो हमारे लायक मिलते थे। मैं 5-5, 10-10 लेडीज़ का ग्रुप बनाती थी, अलग अलग हम मोहल्ले में भेजती थी और हम काम करते थे। हमने इस तरह काम करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे सीट नहीं दी। बीजेपी वर्कर राजकुमार के मुताबिक उनका नाम आखिरी वक्त में बदल दिया गया। उन्हें भी समझ में नहीं आया कि कैसे उन्हें छोड़कर पार्टी ने किसी और उम्मीदवार को टिकट दे दिया। लेकिन लास्ट दिन तक हम इनके पास डेपुटेशन लेकर सभी के पास गए, सभी पैनल के साथ हमने बात की, सभी मान गए थे। लेकिन हमारे जो विधायक है उन्होंने ये काम जो अब इसको रुकवाया था, और लास्ट दिन उन्होंने जो हफ्ता पहले एक लड़की का ज्वाइनिंग करवाया था हमारे वार्ड के अंदर, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी आए थे अयोध्या जी और प्रद्युमन सिंह जी जो वेस्ट के प्रभारी हैं। चाहे डायरेक्टरी लगा लो, इनडायरेक्टरी लगा लो, सब यही गेम चलाता है, जो भी चलाता है यही चलाता है। इन्होंने ही मेरी टिकट कटवाई है साहब। हालांकि जब पार्टी लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता से पूछा गया कि क्या नाराज वर्कर्स का इल्जाम जायज है, तो उन्होंने साफ साफ इससे इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और सर्वे के बुनियाद पर लोगों को टिकट बांटे गए हैं। उन्होंने पार्टी के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने वालों को दो टूक कहा कि पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पार्टी के सच्चे सिपाही नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पूरे देश भर में सबसे बड़ी पार्टी है। आज
जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन यहाँ पर शुरुआत हुई है, सभी लोग चाहते हैं कि पहले जो इलेक्शन हुए थे 2005 में 27 साल बाद हुए, अब 13 साल बाद हुए। इच्छा रहती है सभी की, लेकिन पार्टी का सर्वे रहता है, पार्टी में एक टीम रहती है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि इसमें कि अकेला व्यक्ति कोई फैसला करता है। सभी प्लस माइनस देख करके उसका फैसला किया जाता है। जो भी है सोच विचार करके 14 आदमियों की हमारी कमेटी है, इकट्ठे मिल बैठ करके हमने फैसला किया है। इसलिए जो भी फैसला हुआ वो उसको सही मानना चाहिए। अब कविंद्र गुप्ता भले ही पार्टी के टिकट देने के फैसले को सही ठहराते रहें, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूदे पार्टी के वर्कर्स पार्टी का खेल बिगाड़ भी सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बागी वर्कर्स कहीं न कहीं सरदर्द बने हुए हैं। जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हम जम्मू कश्मीर की खबरों की तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको बाखबर कर दें। NCPUL यानी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, इसमें नए डायरेक्टर की तकर्री की गई है। NCPUL के डायरेक्टर बनाए गए हैं डॉक्टर शेख अकील अहमद। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है NCPUL के हवाले से। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, इसमें इस इदारे में नए डायरेक्टर की तकर्री हुई है, और इसमें डॉक्टर शेख अकील अहमद को NCPUL का नया डायरेक्टर मुंतखब किया गया है, बनाया गया है। वादी कश्मीर में भी बीजेपी को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने में दुश्वारियों का सामना आने का है, और कहा जा रहा है कि वादी कश्मीर में पार्टी को उम्मीदवार तलाश करने में दिक्कत होगी। लेकिन पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर के मुताबिक हर वार्ड के लिए कई उम्मीदवारों ने दरखास्त दी थी। वाज़ेह है कि पहले और दूसरे मरहले के लिए वादी कश्मीर में कुल 154 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। पार्टी का हदफ है कि वादी से कम 500 उम्मीदवार उतारे जाएं। जम्मू में कारकुनों की बगावत के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत नाराज कारकुनों को मनाने में कामयाब होगी। कि सबसे पहली बात, कोई क्राइसिस नहीं है। श्रीनगर में हमारे 74 वार्ड्स हैं, 74 वार्ड के 74 वार्ड्स पे हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं। कुछ जगह पे हो गए हैं फर्स्ट और सेकंड फेज में, अब जो थर्ड और फोर्थ फेज में उसमें शार्टेज की कोई बात नहीं है। हमने शार्ट पैनल 3 में से एक को निकाला है, जहां जिस पे हमें ज़्यादा भरोसा है विनिंग है। क्राइसिस वाली बात ऐसी कोई नहीं है। बीजेपी के यहाँ श्रीनगर भी नहीं है, यहाँ तक कि साउथ कश्मीर में भी हमारे कैंडिडेट्स का इतना रश बढ़ गया कि हमारे लिए चूज करना मुश्किल हो रहा है कि किसको लड़ाए किसको ना लड़ाए। टिकट बंटवारे का सवाल होता है। टिकट बंटवारा उस बेस पे होता है कि कौन सा कैंडिडेट कितना कैपेबल में, उसमें विनिंग के कितने चांसेस होते हैं, और पार्टी हमेशा उसी घोड़े पे दाव लगाती है जो जीतने वाला हो। और ये डेमोक्रेसी की एक हेल्दी निशानी है कि एक सीट पे 4-4, 5-5 दावेदार खड़े हो, और यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर कोई तब तक लड़ता है कि मुझे ना मुझे मिले, जब तक किसी एक को वहां नॉमिनेट नहीं किया जाता है। इधर जमुआ के बीजेपी सदर दफ्तर में आज पार्टी आला क़यादत ने बल्दिया इंतखाब के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में सभी असेंबली हल्के इंचार्ज को बीजेपी उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। मीटिंग में रियासती सदर रविंद्र रैना के अलावा ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर भी मौजूद थे। असेंबली इंचार्ज से उन उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है जो बेहद एक्टिव हो और अवाम से जिनका राब्ता मजबूत हो। जम्मू प्रोविंस के जितने भी विधानसभा क्षेत्र के हमने पंचायतों को जो इंचार्ज बनाए हुए हैं उनको बुलाया हुआ है, ताकि आने वाले दिनों में एक पंचों की लिस्ट बनाई जाए, दूसरी सरपंचों की लिस्ट बनाई जाए। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाते अच्छे अच्छे लोग चुनकर जो हैं वो आए पंचायतों में भी, और अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट जो है वो खुद कर सकें। उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है, ताकि हम आने वाले दिनों में पंचायतों को चुनाव भी जो है वो जीत पाए। वहीं कांग्रेस वुमेन सेल की सदर शमीम रैना ने टिकट बंटवारे के हवाले से पार्टी में बगावत की खबर को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया गया है।
ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक टिकट न मिलने का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी जमात है और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी एक होती है, वार्ड्स कम होते हैं और कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, तो उस माध्यम में कांग्रेस पार्टी का यही रुझान रहता है जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट होता है तो उसको मैंडेट दिया जाता है। कांग्रेस जमात वो जमात है जो सेक्युलर है और सब लोग इसको पसंद करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा होगा, मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल से कांग्रेस गया होगा। इधर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने एनसी और पीडीपी पर जमकर हमला बोला। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम माधव ने कहा कि जिस तरह मिलिटेंट्स इंतखाब में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह एनसी और पीडीपी भी इंतखाब में खलल डाल रहे हैं। उन्होंने दोनों रियासती पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि जो लोग अपनी मर्जी से इंतखाब लड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। कि कैंडिडेट चुनाव मैदान में रहना ये भारी जीत हम मानते हैं, यानी यहाँ कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलना हमारे लिए बड़ी सफलता है। हालांकि वैली में कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ जगह केवल बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं, वहां आतंक और डर का माहौल है। मैं ये भी कहने में मेरा कतई संकोच नहीं है, जितना टेररिस्ट और उनके ओवरग्राउंड लोग इस चुनावी प्रक्रिया का विफल करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही एनसी और पीडीपी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। मित्रों, हमारे पास रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी के अंदर कई स्थानों पर जो लोग इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन डालने के लिए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं द्वारा, इनको डराया जा रहा है। ये पार्टियां एकाधिकार वाले पार्टियां हैं, एक फैमिली वाले पार्टियां हैं, इस राज्य में लोकतंत्र को पनपने नहीं दे रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी ने भी बल्दिया और पंचायत इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का ऐलान किया है। पार्टी के सीनियर लीडर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार की रुकनियत खत्म हो जाएगी। वाज़ेह है कि बीजेपी और कांग्रेस का इल्जाम है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने डमी कैंडिडेटों को मैदान में उतार रहे हैं और इल्जामात को मुस्तरद करते हुए सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन ने कहा कि मुखालिफ जमातें अफवाह फैला करके पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। हमने लोगों की उमंगों के साथ खड़ा रहने के लिए बाइकआउट किया और हम बाइकआउट पे हम किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को न सपोर्ट करते हैं और न हमारी तंजीम। हाँ, इंडिविजुअली किसी ने फॉर्म भरा होगा, अगर तंजीम से वाबस्ता था वो तंजीम से उसी वक्त से खारिज है जिस वक्त वो उसने इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि ये हमारी तंजीम का फैसला था, ये किसी फर्द का फैसला नहीं। 25A को लेके, क्योंकि 25A का इन्होंने डिफेंड नहीं किया अच्छी तरह से और जो इनका मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में रहा वो बिल्कुल गलत रहा, उसके खिलाफ हमने बाइकाट की, यहाँ कॉल दिया, बाइकाट हमने हमारी जमात ने किया है और ये बिल्कुल बेबुनियाद है कि हमने किसी भी जगह कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाया। पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान के अमन में खलल डालने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। एलओसी के उस पार जाकर हिंदुस्तानी फौज ने दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूटी थी और पूरा मुल्क आज उन जवानों की बहादुरी को याद कर रहा है और फख्र महसूस कर रहा है कि हमारी सरहद ऐसे जाबाज नौजवानों के जरिए पूरी तरह से हिफाजत में है, उनकी हिफाजत में है और ऐसे लोग हमारे सरहद पर तैनात हैं जो हमारी हिफाजत के लिए दहशतगर्दों को उनके घर में घुसकर मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ही बहादुरों को हम सलाम कर रहे हैं। आज सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे हो गए। 2016 में उरी में दहशतगर्दाना हमले के 10 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान ने इसका बदला ले लिया। हिंदुस्तानी फौज पूरे मंसूबे बंद तरीके से 28 और 29 सितंबर की आधी रात पाकिस्तान की सरहद में 3 किलोमीटर के अंदर दाखिल हुई और दहशतगर्दों के ठिकानों को तहस नहस कर डाला। जब 28 सितंबर की आधी रात आपके घर की घड़ी में 12 बज रहे थे, उस वक्त MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए 150 कमांडोज को एलओसी के पास उतारा गया। पुंछ से एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव पर 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो सवार होकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुए। एलओसी के पार हेलीकॉप्टर ने इन जवानों को एक सुनसान जगह पर उतार दिया। घना अंधेरा और अनजान जगह होने की वजह से फौजियों पर चारों तरफ से खतरा बना हुआ था।
लेकिन कमांडोज आगे बढ़े और पाकिस्तानी फौज की तरफ से हमले के खदशे की वजह से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला रेंग कर तय किया। देखते ही देखते 38 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले में पाकिस्तानी फौज के 2 जवान भी मारे गए। इस ऑपरेशन में हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंड माइंस की चपेट में आने की वजह से जख्मी हुए। जब हमारी फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दहशतगर्दों को हलाक किया था, तब पूरी दुनिया हैरान थी। मुल्क ने फौज के जवानों की इस बहादुरी का जश्न मनाया था। आज उस वाक़ये के 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में उसका खौफ आज भी जिंदा है। इसी बौखलाहट में वो हिंदुस्तान को लगातार उकसाने वाले बयान दे रहा है, जिसकी वजह से एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मुल्क में माहौल बन गया है। बहादुरी के 2 साल पूरे होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में फौजियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कोणार्क वॉर मेमोरियल पर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया, जिसके साथ मुल्क में पराक्रम पर्व का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर पराक्रम पर्व एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। पीएम ने फौज की दिफाई तैयारियों और साजो सामान की एग्जीबिशन भी देखी। एग्जीबिशन के दौरान मुसलसल हिंदुस्तानी जवानों की बहादुरी के किस्से सुनाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर पूरे मुल्क में होने वाली तकरीब को 2019 के लोकसभा इंतखाबात के नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। 28 से 30 सितंबर तक मुल्क के 51 शहरों में पराक्रम पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके को मरकजी हुकूमत अपनी हुसूलियाबी की तरह गिनवाएगी। हालांकि कांग्रेस फौज की बहादुरी की नुमाइश को सियासी ड्रामा बता रही है, लेकिन मुल्क की नजरों में ये एक अहम दिन है, क्योंकि फौज की जिस ताकत को आवाम किताबों में पढ़ती है और 26 जनवरी की परेड के कमेंट्री में सुनती आई थी, उसे हकीकत में देखने का मौका मिला और दुनिया ने भी हिंदुस्तान की ताकत का लोहा माना। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो सर्जिकल स्ट्राइक के दूसरी सालगिरह के मौके पर जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक खास एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में उन हथियारों की नुमाइश लगाई गई है जिनका इस्तेमाल सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त किया गया था। एग्जीबिशन खासतौर पर स्कूली बच्चों के लिए लगाई गई थी, ताकि बच्चों में मुल्क परस्ती का जज्बा पैदा हो। आज सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ है और एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में एक ऐसी एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि किस तरह के हथियार और किस तरह का जो एम्यूनेशन है वो स्पेशल फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। इस हमारे साथ एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के जो इंचार्ज हैं मौजूद हैं। चौबे साहब, क्या मकसद था इसके पीछे? हम लोग पराक्रम पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ को मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हमने एक प्रदर्शनी रखी है जिसमें हमने एक हेलीकॉप्टर, एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, एक स्पेशल फोर्सेस के कुछ इक्विपमेंट और हमारे जवान कैसे तंबू में रहते हैं वो दर्शाया गया है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के सालगिरह के मौके पर शहीद औरंगजेब के वालिद ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। पाकिस्तान से वो चोरी करते, हम चोरी नहीं करते, हम शरेआम लड़ेंगे। आखिर गोलियों से लड़ना होता ना फौज को। तो जो ट्रेनिंग हमारी उनकी ट्रेनिंग में फर्क है। उनको पूरी 30 मिली हुई है जैसे पाकिस्तान को मिली है ना, ऐसे आज तक इंडिया हमें अगर हमारी फौज को मिलती या हमें मिलती तो हम कहीं और होते हैं। हम ये पाकिस्तान जैसे धमकी दे रहे वो इलाका हमारे कब्जे में होता। कुपवाड़ा में भदरपुरा भदरकली का पश्मीना कानी सेंटर मकामी लोगों के लिए नेमत साबित हो रहा है। वादी कश्मीर में श्रीनगर के बाद ये दूसरा सेंटर है जहां पर पश्मीना कानी की ट्रेनिंग दी जा रही है। डीसी कुपवाड़ा और असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम की काविशों से इस इलाके में मौजूदा वक्त में 3 सेंटर चल रहे हैं और इसी का नतीजा है कि आज इलाके की कई खातून बरसरे रोजगार हैं। वाज़ेह है कि पश्मीना कानी का काम ज्यादातर श्रीनगर में ही होता है और हैंडलूम महकमा इस कोशिश में है कि सेंटर की तरक्की में सरकार में से मजीद ताउन हासिल किया जा सके।
इधर गांदरबल में गवर्नर के एडवाइजर खुर्शीद अहमद गनी की जानिब से एक अवामी दरबार का इनेकाद किया गया और इस दरबार में लोगों की हर तरह की शिकायतें सुनी गईं। कई समाजी डेलीगेशंस अपनी परेशानियां लेकर दरबार में हाजिर हुए और लोगों ने खराब रोड, बस स्टैंड और पीने के पानी समेत कई तरह की शिकायतें की। गवर्नर एडवाइजर खुर्शीद अहमद ने लोगों की शिकायतें सुनी और जिम्मेदार ऑफिसर्स को इनके निपटारे की हिदायतें दी। इसके अलावा एडवाइजर ने ओहदेदारों के साथ गांदरबल की ब्यूटिफिकेशन और तरक्की के लिए जरूरी कदम उठाने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर पुलिस को बनिहाल में एंटी ड्रग मुहिम के तहत बड़ी कामयाबी मिली है और इस सिलसिले में तफसील से जानकारी देने के लिए एसएसपी अनीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि सिर्फ सितंबर महीने में 1000 किलो चरस के साथ नशे की अशिया बरामद की गई। एसएसपी ने कहा कि नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इधर मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले जवान सिर्फ दहशतगर्दों और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से ही आवाम की हिफाजत नहीं कर रहे हैं बल्कि गंदगी के खिलाफ भी जंग लड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में सीआरपीएफ के जवानों ने उधमपुर बस स्टैंड की सफाई की। देखते ही देखते जवानों ने बस स्टैंड को चमका दिया। आम लोगों ने भी इसके लिए जवानों की तारीफ की है। इधर पत्तन में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा स्कूल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। एहतजाज कर रहे तलबा के मुताबिक स्कूल का सालाना जलसा मनाने के नाम पर मुबैना तौर पर उनसे 100 रुपए चंदा लिया गया है असातिज़ा के जरिए। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां जलसे के नाम पर कुछ इंतजाम नहीं थे। असातिज़ा स्टाफ रूम में थे और उन्होंने एनुअल डे के मौके पर बच्चों से स्कूल बंद होने की बात कही। इसके बाद बच्चे एहतजाज पर उतर आए। इस बारे में स्कूल के असातिज़ा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और वादी कश्मीर से हिजरत करके आने वाले लोगों की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन फॉर पीओ के डिस्प्लेस्ड पर्सन ने भूख हड़ताल की धमकी दी है। एसओएस इंटरनेशनल के सदर राजीव चुनी ने कहा कि अगर उनके मुतालबात एक हफ्ते के अंदर पूरे नहीं किए गए तो वो भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर देंगे, उसके लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इमदादी पैकेज उन्हें पहली दफा दिया गया था बिला तफरीक उसी तरह का पैकेज मिलना चाहिए। उनका इल्जाम है कि सरकार की अदम तवज्जोही के सबब मसाइल और मुतालबात के हवाले से जो फाइल तैयार करके भेजी गई थी उसे गायब कर दिया गया है। इधर श्रीनगर में महकमा पीएचई में काम करने वाले आरजी मुलाजमीन ने महकमे के खिलाफ पेन डाउन और तालाबंद एहतजाज किया है। मुलाजमीन की माने तो लंबे वक्त से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। इसके अलावा उन्हें दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों से भी दूर रखा गया है। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि ना तो उन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है और ना ही उनके मुतालबात पूरे किए जा रहे हैं। इधर जम्मू में चैंबर ऑफ ट्रेड फेडरेशन की जानिब से सरकार के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज कर रहे सनतकारों ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि सरकार की पॉलिसी छोटे कारोबारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल कारोबारी एफडीआई को लेकर परेशान थे। नाराज कारोबारियों ने शहर की पुरानी मंडी से एक रैली भी निकाली। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के पैगाम को आम करने के मकसद से जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान फिल्म आईना समाज का हमारी बेटियां इसे रिलीज किया गया। फिल्म में बेटियों की समाज में अहमियत को दिखाया गया है और वाज़ेह है कि इस शॉर्ट फिल्म में जम्मू के कई अदाकारों ने अदाकारी की है। और इनकी जो मार सही है मैंने और बाकी एक्टर्स ने, उसके बावजूद जाके ये फिल्म निकल के आई है। इधर श्रीनगर के टैगोर हॉल में दुबई ग्रांड स्कूल इंटरनेशनल का दूसरा सालाना जलसा मनाया गया। दुबई ग्रांड स्कूल इंटरनेशनल और कल्चरल सोसाइटी चादुरा के इश्तिराक से मुनक्किद इस जलसे में तलबा, तालिबात और असातिज़ा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने इस मौके पर एक से बढ़कर एक कारकर्दगी पेश की। इधर जम्मू के अभिनव थिएटर में कल्चर अकादमी की जानिब से डोगरी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। डोगरी जबान को फरोग देने के मकसद से मुनक्किद 2 रोजा सेमिनार में डोगरी जबान के कई स्कॉलर्स और अदीब हिस्सा लेंगे। सेमिनार के दौरान डोगरी जबान पर कवि सम्मेलन भी मुनक्किद किए जाएंगे। कोलैबोरेशन के साथ कल्चरल अकेडमी जम्मू की जो वो
डोगरी साहित्य में पर्यावरण चेतना को लेकर 2 दिन का यहाँ पर एक सेमिनार करने जा रही हैं और इस सेमिनार का आयोजन मुख्यतः श्री दर्शन दर्शी डोगरी के बहुत नामवर कवि और साहित्यकार हैं जो आजकल कन्वीनर हैं डोगरी एडवाइजरी बोर्ड जो साहित्य अकेडमी दिल्ली ने बनाया है। और हमें भी थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम उनको इनकरेज करें। हम ये ना करें कि वो ठीक नहीं बोल रहे, ये नहीं हो रहा है, उनको प्यार से दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।